हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से नंद वंश को समझेंगे, नंद वंश को जानेंगे, महापद्म नंद को पढ़ेंगे और किस प्रकार महापद्म नंद के शासकों के द्वारा सबसे बड़ी सेना की स्थापना की जाती है। उस समय की उत्तर भारत की सबसे बड़ी सेना नंदों के पास थी, मगध का साम्राज्य उनके पास था। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो नंद वंश के शासकों से संबंधित रही हैं। नंद वंश के उत्कर्ष और नंद वंश के पतन को भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना, कमेंट्स करना, इसको लाइक करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और महापद्म नंद के शासकों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले नंद वंश के बारे में जानिए कि नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। नंद वंश की स्थापना, ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना के बारे में हम बात कर रहे हैं। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? महापद्म नंद के द्वारा की जाती है। महापद्म नंद के द्वारा की जाती है। तो इसको नंद वंश क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो 9 शासक हुए थे वो आपस में भाई थे, इस कारण ये क्या कहलाए? 9 नंद कहलाए, यानी कि नवनंद कहलाए और नंद वंश की क्या की? स्थापना की। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए इसको क्या कर लेना, आप लोग हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं शासन काल की। शासन काल कब से कब तक था इस वंश का? तो 344 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक। समझ में आई बात? 344 ईसा पूर्व से लेके और 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश जो है वो अस्तित्व में रहता है। मैं बात नहीं कर रहा महापद्म नंद की, मैं बात कर रहा हूँ इस नंद वंश के पूरे विवरण काल की, पूरे शासन काल की। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य में नंद वंश क्या रहता है? सत्ता में रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आई ये बात? चलिए अब देखिए आगे क्या होता है। जब इसकी स्थापना कर दी जाती है, नंदवंश की स्थापना कर दी जाती है, तो नंदवंश किस लिए प्रसिद्ध है? नंदवंश किस लिए इतना ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार कर पाता है? उसके पीछे क्या कारण थे? तो वो देखिए। तो नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके शासक आपस में 9 भाई थे। 9 भाई थे, इस कारण नवनंद कहलाए। क्या कहलाए? नवनंद कहलाए, नौनंद कहलाए। ठीक है, समझ आई बात? क्या कहलाए? नवनंद कहलाए। तो इसके 9 शासक, 9 से 9 भाई क्या कहलाए? नवनंद कहलाए। अब देखिए, नवनंद कहलाने के बाद जो सबसे बड़ा शासक था वो था इनमें महापद्म नंद, जिसके द्वारा नंद वंश की क्या की गई थी? स्थापना की जाती है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि पुराणों में इनको क्या बताया गया है? धर्म विरुद्ध बताया गया है। धर्म विरुद्ध बताया गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि धर्म विरुद्ध क्यों बताया गया है? धर्म विरुद्ध इसलिए बताया गया है क्योंकि ये शूद्र थे। ठीक है, ये क्या थे? शूद्र थे और पुराणों की रचना जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। तो स्वाभाविक है कोई भी ब्राह्मण नहीं चाहेगा कि एक निचली जाति का राजा क्या बन जाए? शासक बन जाए। इसलिए इनको धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अगर तुमसे छोटा कोई आदमी तुम्हारे ऊपर जब बन जाता है तो स्वाभाविक है आत्मग्लानि होती है इंसान को, और उसी आत्मग्लानि के बारे में इसमें लिख दिया गया। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो पुराण हैं, हमारे जो वेद हैं, उनमें कुछ सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। ठीक है,
सतपथ ब्राह्मण तो ये कहता है कि जो लड़की का जन्म है वो कैसा है, अशुभ माना जाता है, तो क्या हम उस बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है। इसके अलावा मनु संहिता ये कहती है कि अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति वेदों का अध्ययन करते तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, तो इस बात को क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो सारी चीज़ें मानने योग्य नहीं हैं, केवल देखने योग्य और पढ़ने योग्य हैं। तो पुराणों में इनको क्या बताया गया है? धर्म युद्ध बताया गया है। इनके बारे में बताया गया है कि एक निचली जाति की महिला से उत्पन्न संतान। ठीक है। तो ये क्या थे? शूद्र थे और निचली जाति से उत्पन्न संतान। समझ में आई आप लोगों को बात? निचली जाति से उत्पन्न क्या है? ये संतान है। अब देखिए, तो पुराणों में नंदों को क्या बताया गया? शूद्र बताया गया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता कि कोई किसी को क्या बता रहा है। उस समय की सबसे बड़ी सेना किनके पास थी? नंदों के पास थी। तो नोट डाउन करनी है यह पॉइंट कि इनकी राजधानी, ठीक है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। अभी देखिए, हाथरस में अभी एक घटना हुई थी, आप लोगों ने सुनी, तो उसमें अब ये तर्क दिया जा रहा है कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि उस लड़की को रात में क्यों जला दिया गया। तो वहाँ की पुलिस क्या बोल रही है? वहाँ की पुलिस ये बोल रही है कि सब कुछ जो है, जो संस्कार किया गया, जो अंतिम संस्कार किया गया, वो परिजनों की सहमति से किया गया। लेकिन हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म ये कहता है कि रात्रि में अंतिम संस्कार हो ही नहीं सकता। ठीक है। जो लोग हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, आप लोग हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, तो हिंदू धर्म का प्रावधान यह है कि रात्रि में किसी भी व्यक्ति का सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। जब भी कभी युद्ध होता था, युद्ध जो है वो 5 बजे बंद कर दिया जाता था, जब सूर्य लाल पड़ने लग जाता था, ताकि युद्ध में मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा सके। ठीक है। लेकिन फिर भी आजकल के लोग धर्म से ज़्यादा राजनीति पर चर्चा करते हैं, वास्तव में उनको धर्म की नॉलेज होती नहीं। ठीक है। तो इनकी राजधानी क्या थी? पटना, तो वो पाटलिपुत्र थी, पटना थी। ठीक है। पटना ही पाटलिपुत्र थी। अब देखिए, इनके पास उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। इनके पास उस समय की सबसे बड़ी सेना, और आप लोगों को याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य इनके दरबार में गया था। जब दरबार में गया था तो वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने इसको बैठने के लिए नहीं कहा कि तुम यहाँ दरबार में बैठ जाइए। उस वक्त चाणक्य ने ये कहा था कि मेरा अपमान किया गया है, और वो उस दरबार से नोट किया जाता है और अपनी चुटिया में क्या दे लेता है? गांठ लगा लेता है और बोलता है कि जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन तक नहीं बैठूंगा। देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। एक है राजा, क्योंकि राजा राजा होता है, भले वो किसी जाति का हो। जब चाणक्य उसके दरबार में गया था तो जरूरी नहीं कि उसको बैठने के लिए उसको वहाँ पे बोला जाए, क्योंकि राजा तो सब अपमान करते थे। राजा तो सब अपमान करते थे, राजा तो हिंसा करते थे, हजारों सरों को काट के वो लोग गिरा देते थे, हजारों सरों को काट के गिरा देते। तो अपमान की बात कहाँ आ गई? कोई बड़े व्यक्ति का अपमान कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप लोग सोचिए। सिकंदर आया था तो चाणक्य ने यह कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, जाइए उससे कुछ सीख के लेके आइए, क्योंकि वो विदेशी था। उसके वहाँ पे तो ये लोग पहुँच गए शिक्षा लेने के लिए, लेकिन हमारे ही राष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी साम्राज्य की सेना थी, उसको अपमानित बता दिया गया। ठीक है। यानी कि सिकंदर जैसा आदमी जो पोरस से हार गया था, पता है ना, जो जीता वही सिकंदर, क्या थ्योरी बना दी गई। पोरस से जब युद्ध लड़ा इसने, तो इसकी क्या हालत हुई थी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सिकंदर की माँ ने पहले ही बता दिया था कि तुम जिस दिन किसी से समझौता कर लोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या सिकंदर इस बात पर राजी हो गया कि पोरस से समझौता कर ले, अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे? और फिर बाद में पोरस के साथ मिलकर उसने बहुत सारे आदिवासी, बहुत सारे कबीले, बहुत सारे छोटे मोटे जो राज्य थे उनके ऊपर आक्रमण किए थे। तो ये सारी बातें उस समय के इतिहासकारों की जो मानसिक संक्षिप्तता है उसको दर्शाती है। ठीक है। आप लोग किसी के भी बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख दो, आप किसी के बारे में भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिख दीजिए, लेकिन इससे इतिहास का जो गहन अध्ययन करने वाले हैं उनको पता चल जाता है कि इतिहासकारों ने अपनी रुचि के अनुसार कुछ चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है। तो उससे कोई भी चीज़ बदली नहीं जा सकती। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति महान है, उसके पास सबसे बड़ी सेना है, वो किसी का अपमान करता है,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा हर शासक ने किया है। ऐसा कौन सा शासक है जिसने नहीं किया? ठीक है, क्योंकि सिकंदर आया था तो उसने भी लाशों के ढेर लगाए थे, तो वो बुरा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो कोई भी शासक कहने से और करने से बुरा नहीं होता, क्योंकि हत्याएं तो हर कोई करता है, हर राजा हत्याएं करता है, लेकिन कोई धर्म विरुद्ध, कोई धर्म के समर्थन में उसको मानता है, कोई मानता है कि मैंने क्योंकि महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि राजनीतिक हिंसा के लिए जो हिंसा की गई है वो हिंसा नहीं है। ये महात्मा बुद्ध ने बोला है, अजातशत्रु से बोला था ये बात कि राजनीतिक हिंसा नहीं होती। आप अपने धर्म युद्ध राज्य की रक्षा के लिए हिंसा कर रहे हो, वो हिंसा नहीं है। आप अपने देश के बॉर्डर पे खड़े होकर गोलियां चला रहे हो तो हिंसा नहीं मानी जाती। समझ आई बात? तो ये भी आपको याद रखना है कि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनके समय सबसे बड़ी सेना जो थी वो नंदों के पास थी। अब देखिए, जब नंदों के पास उस समय की सबसे बड़ी सेना होती है तो ये करते क्या हैं? इसको बोलते थे महापद। सेना को क्या बोला जाता था? महापद बोला जाता था। आप लोगों को यह भी याद रखना है कि इनके पास उस समय की सबसे बड़ी सेना थी जिसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? महापद के नाम से संबोधित किया जाता, क्योंकि इसकी रचना जो थी वो एक चक्रव्यूह के अनुसार थी, चक्रव्यूह नुमा थी। ठीक है, अब देखिए, अब यह बात सुननी है आपको कि महावंश टीका क्या कहता है। यहां नीचे दिख रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो महावंश टीका ये कहता है कि नंद जो थे राजा बनने से पहले डाकुओं के समूह थे। डाकुओं का समूह था। ये क्या था? डाकुओं का समूह था। क्या वास्तव में डाकुओं का समूह था? डाकुओं का समूह कभी राजा बन जाता है क्या? चलो इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं कि ये क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो महावंश टीका ने नंदों को शासक बनने से पहले डाकुओं का गिरोह माना। ठीक है, किसका गिरोह माना? तो डाकुओं का इसको गिरोह माना गया। कहां लिखा है? महावंश टीका में यह बात उल्लेखित की गई है कि ये लोग पहले क्या थे? डाकू थे। समझ में आई आप लोगों को ये बात? चलिए, अब देखिए, इनको उग्रसेन बोला गया है। अब उग्रसेन के एक शासक भी होता है, लेकिन उग्रसेन क्यों बोला गया? उग्रसेन बोलने के पीछे कारण है कि जिनके पास भयंकर सेना हो। कैसी सेना हो? जिनके पास भयंकर सेना हो, जिनके पास भयंकर सेना हो। तो जिनके पास भयंकर सेना होती है उनको क्या बोला जाता है? उग्रसेन बोला जाता है। इसलिए नंद वंश को क्या बोला गया? उग्रसेन बोला गया। ऐसा बताते हैं, ऐसा मानते हैं कि इनके पास अथाह मात्रा में क्या था? सोना था। तो करीब या लगभग 10 करोड़ सोने के सिक्के, 10 करोड़ सोने के सिक्के नंदों के पास थे। ठीक है, किसके पास थे? तो नंदों के पास थे।
अब इतनी ज़्यादा मात्रा में पैसा, इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर इनके पास वो था, तो इनका राज्य विस्तार कहाँ तक रहा? तो ये कोसल, कुरु, मथुरा, सूरसेन, कोसल, कुरु, पूरा सूरसेन, ठीक है, इनकी मथुरा वाला क्षेत्र, मगध, आध भाग में नंदों का साम्राज्य विस्तृत था। नंदों का साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है, तो ये है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए, मैं एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बना रहा हूँ? एक नक्शा बना रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, ये जो नक्शा बना रहा हूँ मैं, ये भारत का नक्शा नहीं बना रहा, ठीक है। यानी कि आप लोग जो 1947 के बाद का जो नक्शा देखते हो, ये वो नक्शा नहीं है, ये उस समय का नक्शा है जब नंदवंश हुआ करते थे, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए इसको आप लोगों को भारत के नक्शे से आज के नक्शे से नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने क्षेत्र बनाया है जो हमारे काम का है। समझ में आई बात? श्रीलंका तो पहले भी था और आज भी है। तो किन किन क्षेत्रों को इसके द्वारा विजित किया जाता है? तो देखिए, कलिंग, कौन से क्षेत्र को विजित किया जाता है? कलिंग का जो क्षेत्र था इसको विजित किया जाता है। इसके अलावा जो सूरसेन का क्षेत्र था इसको विजित किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे ये पता चलेगा कि नंदों का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि नंदों का साम्राज्य है। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन ने नक्शा देखा, वो देख के डर जाएंगे कि ये कैसा नक्शा है, ठीक है। तो नंदों का साम्राज्य, यहाँ ये पॉइंट जरूर डाल लेना, ताकि कोई देखे तो वो ये भारत को, वर्तमान भारत का नक्शा ना समझे। बहुत पहले का नक्शा था, 344 ईसा पूर्व के आसपास का। तो देखिए, इनका जो साम्राज्य फैला हुआ था वो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इनका जो साम्राज्य है वो किस क्षेत्र तक उस समय विस्तृत था, ठीक है। तो ये मैंने जो इसमें बनाया है ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र जो उस समय था, तो ये क्षेत्र उस समय नंद के शासकों के क्या थे? अधीन थे। समझ में आई बात आप लोगों को? इतने बड़े साम्राज्य में नंदों का साम्राज्य विस्तृत था, दिख रहा है बिल्कुल। तो ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे सूरसेन, यहाँ पाटलिपुत्र, यहाँ पे कलिंग, ठीक है। और यहाँ पर इस क्षेत्र तक, पूर्वोत्तर भारत तक इनके साम्राज्य का क्या था? विस्तार था, ठीक, बिल्कुल। ऑल इज क्लियर। अब देखिए, मैं इसके 9 शासकों के नाम आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग नंद थे, लेकिन नंद के 9 शासकों के नाम बताइए। 9 शासकों के नाम बताइए। तो 9 शासकों के नाम देखिए क्या थे। पहला शासक था कौन? महापद्म नंद, ठीक है।
लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैंने उसको पढ़ा दिया है। उसके बाद के जो शासक हुए उनमें देखिए उग्रसेन, ठीक है, उग्रसेन हो गया। और उग्रसेन के बाद कौन शासक बना? तो उग्रसेन के बाद पाडुक शासक बना। कौन बना? पाडुक शासक बना, ठीक है। उग्रसेन का अर्थ होता है जिसके पास भयंकर सेना हो। उसके बाद पाडुक बना, पाडुक के बाद पाडुगति शासक बना, पाडुगति शासक के बाद भूतकाल शासक बना, और भूतकाल के बाद राष्ट्रपाल शासक बना। दिख रहा है ना यहां तक? ठीक है, राष्ट्रपाल शासक बना। राष्ट्रपाल के बाद गोविशासक शासक बना, और इसके बाद दास सिद्धक। कौन शासक बनता है? दास सिद्धक शासक बनता है। देखो 7 शासक मैंने यहां लिखा दिए हैं, 7, और दास सिद्धक के बाद कैवर्त शासक बना, और कैवर्त शासक के बाद घनानंद शासक बना, ठीक है। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो ये 9 शासकों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है किसी एक कोने में। उग्रसेन, पाडुक, पांडुगति, भूतकाल, राष्ट्रपाल, गोविंदाशक, उसके बाद दास सिद्धक, उसके बाद कैवर्त, और उसके बाद घनानंद। समझ में आई बात? आप लोग मैप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैप जो है वो 344 ईसा पूर्व का है, इसमें कहीं पे भी बांग्लादेश नहीं है, कहीं पे भी पाकिस्तान नहीं है, कहीं पर भी अफगानिस्तान नहीं है, तो इसलिए इन चीज़ों को भूल जाना, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ईसा पूर्व हैं, ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए ये लिख लेना नंदों का साम्राज्य है। तो ये क्षेत्र था जिसमें शैरसून, पाटलिपुत्र, कलिंग के क्षेत्र जो हैं वो दर्शा दिए हैं। समझ में आई बात? इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए तो ये मिट जाए, उसके बाद, क्योंकि इतना बड़ा भारत है ऐसे थोड़ी मिट जाएगा, ठीक है, टाइम तो लगेगा इसको मिटाने में। देखिए आगे हो। अब जब ये नंदों का साम्राज्य क्या होता है, अस्तित्व में रहता है, तो उसके पश्चात क्या किया जाता है? उसके पश्चात इनके द्वारा कुछ उपलब्धियां हासिल की जाती हैं, लेकिन हमको आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को क्या जानना है? ये जानना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। पता चल गया आप लोगों को? ठीक है। तो जब घनानंद क्या था, मंत्री, तो नंद का शासक था, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय, तो सिकंदर की निगाह थी नंदों पर, लेकिन उस समय समझौता कर लिया जाता है कि उसको हम देख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये बात बोली जाती है। तो इस बात याद रखना है कि इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तो घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली जाती है। तो घनानंद जो होता है इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है। इनके बारे में एक बात बताते हैं कि नंद जो थे वो साइबेरिया से सोना मंगवाते थे। क्या मंगवाते थे? साइबेरिया से ये लोग क्या मंगवाते थे? सोना मंगवाते थे, ठीक है। इसके अलावा
इन लोगों के पास अथाह संपत्ति थी तथा इनके समय पर जो मंत्री पद था, इनके समय पर मंत्री पद था वो वंशानुगत था, वंशानुगत था। ठीक है, इनके समय पर जो पद था वो कैसा था? वंशानुगत था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है, ध्यान रखना है। इनका जो सेनापति होता है कौन होता है? बद्दसाल। ठीक है, कौन था? बद्दसाल था। तो ये इस प्रकार आप लोगों को याद रखना है, लास्ट में जोड़ देना, बद्दसाल इनका मंत्री था। तो आप लोगों को ये बिल्कुल जो पूरा पढ़ाया है समझ में आ गया, कैसे नंदवंशों के शासकों के बारे में हमने बताया, क्या व्यवस्था थी, किन किन क्षेत्रों में इनका विस्तार था और किन किन क्षेत्रों को इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल किया था और किस प्रकार इस वंश की क्या होती है, अंतिम समय आ जाता है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं कल वीडियो में इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।